हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस अल्टरनेटिंग करंट के सीरीज में सर्किट एनालिसिस को पढ़ेंगे, जिसमें से हमें मेनली 6-7 सर्किट पढ़ने हैं, जिसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 सर्किट जैसे एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस, ये सब पढ़ने हैं, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग एवरेज पावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरे एसी सर्किट में यही हमारे पास मेनली 6-7 सर्किट है, जिसको हम लोग अब इस वाले लेक्चर में फर्दर एक एक करके इन सारी चीजों को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सर्किट एनालिसिस, ठीक है। सर्किट एनालिसिस, इसमें आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि सर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो देखना, आज हम लोग किसी रेजिस्टेंस को अगर एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है आर और इसको हमने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल है जी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें केवीएल लगाता हूं। मान लो कि किसी भी टाइम पे इसमें करंट जो है आई है पूरे सर्किट में, मैं केवीएल लगाऊं तो मैं यहां से केवीएल लिखता हूं, तो लिखूंगा ई, फिर यहां आऊंगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब भी करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है सर जी आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। जहां से पहुंचे वहीं पहुंच गए, केवीएल लग गया हमारा, ठीक है जी। तो ई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई नॉट इंटू आर, तो आई इज इक्वल टू लिख सकता हूं ई बाई आर। और हमें इस एसी सोर्स का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है, ये कितना है जी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपन में आर। ध्यान से देखिएगा, मैं इस ई नॉट बाई आर को आई नॉट लिखता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सर जी साइन ओमेगा टी करंट, किसी भी टाइम पे इस सर्किट में करंट यानी इंस्टेंटेनियस करंट। सर जी आपने आई नॉट क्या लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये सर जी ई नॉट बाई आर, ठीक है जी। चलिए, अब हमसे कोई पूछता है कि सर जी आई मैक्स कितना होगा, इस वाली सर्किट में हमसे कोई पूछे कि सर आप बताओ आई मैक्स वगैरह कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि सर जो आई मैक्स होगा वो हमारा हो जाएगा कितना जी आई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है जी ई नॉट बाई आर, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है पीक वैल्यू ऑफ करंट, दूसरा हमसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस, तो पीक करंट को कितना से डिवाइड कर देंगे जी √2 से, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये सर जी हमें मिल जाएगा आरएमएस करंट, ठीक है जी। तो ये 2-3 बातें हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक इसमें आता है फेजर डायग्राम। सबसे पहले फेजर के बारे में समझते हैं, उसके बाद से इसका हम लोग फेजर डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेजर, कि सर फेजर होता क्या है। देखना, फेजर एक जस्ट कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई फंक्शन साइनसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम का हेल्प लेते हैं। और फेजर डायग्राम में होता क्या है, जो भी साइनसॉइडली वेरी फंक्शन होते हैं उसको हम वेक्टर की तरह एज्यूम करते हैं। जैसे मान लो एसी है, तो हम एसी का एग्जांपल ले रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास करंट है, तो सर जी मैं इसे लिख रहा हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारे पास पोटेंशियल इसे मैं लिख देता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है जी। तो देखिएगा, फेजर में हम लोग क्या करते हैं, इस साइनसॉइडली वेरिंग फंक्शन को क्या मानते हैं जी वेक्टर मानते हैं। तो सर फेजर वेक्टर है, तो इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा सर जी इसके पास क्या होगा डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें पता है। तो सर इसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं वो लेते हैं हम लोग ये जो भी करंट है या पोटेंशियल है इसके पीक वैल्यू को, है ना, इसके एम्पलीट्यूड को मैं आप लिख देता हूं पीक वैल्यू ऑफ आई एंड ई, समझ गए। वैसे ही सर जी जो डायरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है। डायरेक्शन हम किसको लेंगे जी फेज डिफरेंस को। चलिए देखिए, तो अगर इन दोनों को अगर मैं वेक्टर की तरह सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा सर कि सर ये हमारा, मान लो इसको मैं रेफरेंस मानता हूं ओमेगा टी को, तो सर जी ये हमारा ओमेगा टी रेफरेंस हो गया, जी हाँ क्या जी करंट है आई नॉट, और इसके
पीक वैल्यू को, एम्पलीट्यूड को क्या लेना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, और इससे सर कितना आगे जाऊं, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है जी। देखना फेज डिफरेंस क्या होता है, इसे हम लोग फेज बोलते हैं, ये और ये जो फेज है। तो जब आप फेज डिफरेंस लिखोगे तो ओमेगा टी प्लस में फाइव माइनस ओमेगा टी करोगे सर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस कितना जाएगा, फाइव। ये भी आएगा जो भी होगा 45 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद से हम इस रेफरेंस से ओमेगा टी से कितना आगे चले जाएं, तो सर फाइव आप आगे चले जाओ तो हमें क्या मिल जाएगा जी, ए मिल जाएगा। अब इन दोनों को वेक्टर की तरह जोड़ देना। अब हमने पढ़ा था वेक्टर में कि जब भी दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का कुछ एंगल पता हो, सर इनका जो रिजल्टेंट आता है, मैं वेक्टर के टर्म में लिख देता हूँ कि सर इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, आपको याद होगा जैसे हमने वहां पढ़ा था कि सर अगर मान लो ये ए और ये बी है और इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा सर कितना आता था, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या है जी, फाइव, तो मैं फाइव लिख देता हूँ। और वैसे हम लोग रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा वो भी सब निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फेजर का कॉन्सेप्ट है कि जो भी साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शन होंगे उसके एम्पलीट्यूड को मैग्नीट्यूड मानेंगे और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसे हम लोग उस फेजर वेक्टर का डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं इस आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम प्लॉट करता हूं। तो आरसी सर्किट का जो हमारा फेजर डायग्राम होगा जी, फेजर डायग्राम आरसी सर्किट का, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि सर जो हमारे पास ई था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारे पास करंट आया था किसी भी टाइम टी पे वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि सर दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है जी, जीरो है, यानी कि डेल्टा फाइव सर जी हमारे पास कितना आ गया, जीरो, या आप सिंपली फाइव बोल सकते हो। तो अगर इसका हम फेजर बनाएं तो सर जी ये लो हमारा करंट हो गया आई नॉट, और एग्जैक्टली इसी के डायरेक्शन में हमारा क्या है जी, ये आपका ईएमएफ है, तो ये आ गया जी। सर आपने ई नॉट का लेंथ क्यों बड़ा बनाया, आई नॉट का क्यों छोटा बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि सर जो आई नॉट है ये है ई नॉट बाई आर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आई नॉट होगा वो ई नॉट से क्या होगा जी, छोटा होगा। तो इन दोनों वेक्टर में ई नॉट का लेंथ बड़ा होगा और आई नॉट छोटा हो गया। हमसे कोई पूछे सर फेज डिफरेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा फेज डिफरेंस कितना है जी, जीरो। तो ये इसका बन गया फेजर डायग्राम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं कि सर जी फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज जीरो। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम याद रखना है, ठीक है जी। तो ये हमारे बेसिक से फेजर डायग्राम और फेजर क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा करंट और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम फेज में होंगे। मतलब सेम फेज कहने का मतलब क्या है कि एक साथ करंट भी मैक्सिमम पे जाएगा, पोटेंशियल भी मैक्सिमम पे जाएगा, एक साथ करंट भी मिनिमम पे जाएगा, पोटेंशियल भी मिनिमम, मतलब इन दोनों का मैक्सिमा मिनिमा एक साथ मिलेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब दोनों एक साथ, दोनों का मैक्सिमा भले ही उनकी वैल्यू कम हो ज्यादा हो लेकिन दोनों का मैक्सिमा एक ही साथ मिलेगा, समझ रहे हो ना। चलो इसका मैं थोड़ा वेव डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए सर इसका जो वेव डायग्राम होगा, वेव डायग्राम, ये क्या होता है कि सर ये हमारे पास टाइम एक्सिस और इस पे मान लो करंट है और पोटेंशियल, दोनों को एक ही पे प्लॉट कर देते हैं। तो सर जी जो हमारे पास पोटेंशियल है उसका फंक्शन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ यूं बनेगा, ये वन साइकिल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही हमसे कोई पूछे कि सर करंट का क्या होगा, तो मैं बोलूंगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सर इसका भी जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यूं, सॉरी ये फिर से ये एक साथ यहाँ पे जाके मिलेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये सर जी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो है
ये हमारे पास है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिएगा कि सर इन दोनों का मैक्सिमा एक साथ आया है, इनका मिनिमा मतलब जीरो भी एक साथ हुए हैं, इनकी नेगेटिव वैल्यू जो मिनिमम है वो भी एक साथ आएगी, फिर से जीरो एक साथ होंगे। मतलब सेम फेज कहने का मतलब होता है कि मैक्सिमा भी एक साथ आएगा करंट का, पोटेंशियल का, भले उनकी वैल्यू ज़्यादा कम हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन एक साथ मैक्सिमम पे जाएंगे, एक साथ मिनिमम पे आएंगे, जीरो पे जाएंगे, है ना। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो सर ये इसका बीएफ डायग्राम हो गया, ठीक है। तो हमने फेजर डायग्राम देखा। सर प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो करंट और पोटेंशियल के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है जी, जीरो, यानी कि इन फेज होते हैं। इन प्योर रजिस्टिव सर्किट करंट एंड पोटेंशियल आर इन फेज। इन फेज कहने का मतलब क्या है कि दोनों का मैक्सिमा हो या मिनिमा हो एक साथ साइमल्टेनियसली अकर होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर हमने बीएफ डायग्राम देखा, बीएफ से हमें पूरा क्लियर हो गया कि दोनों का मैक्सिमा मिनिमा एक साथ। हाँ, करंट को ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा कम होगा क्योंकि ई नॉट बाई आर है और पोटेंशियल का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका ई नॉट है और ये आपका आई नॉट है। सिमिलर वे ये माइनस आई नॉट है और ये माइनस ई नॉट है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए, कोई लिखना चाहता है मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। सर्किट एनालिसिस में हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट को काफी अच्छे ढंग से देखा। फेजर के बारे में समझा कि सर फेजर क्या होता है। जब भी साइनसॉइडली वेरिंग फंक्शन हो तो उसको हम लोग वेक्टर की तरह एज्यूम करके, एक्चुअली वो वेक्टर होते नहीं लेकिन उस ऐसा एजम्पशन है जिससे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं जी, इजी बन जाते हैं। तो सर वेक्टर है तो उसके पास दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड हो गए और डायरेक्शन हो गए। तो मैग्नीट्यूड किसको लेते हैं, तो उन साइनसॉइडली वेरिंग फंक्शन का जो पीक वैल्यू होता है, एम्पलीट्यूड होता है, उसे हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसे हम लेते हैं जी उनका डायरेक्शन। उसके बाद सिंपल वेक्टर में जैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होता था वो निकालते थे। पूरी क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल वेक्टर में, ठीक है। तो आई होप आपको फेजर डायग्राम और बीव डायग्राम समझ आया होगा प्योर रजिस्टिव सर्किट का। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारे पास सर्किट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। चलिए ध्यान से सुनते रहिए कि सर जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है इसका मतलब है कि हम किसी कैपेसिटर को अगर एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है और इसको हमने क्या किया, किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इसका पोटेंशियल में बोल देता हूं कि ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। और इसका जो कैपेसिटेंस है लेटर वो C है और किसी भी टाइम t पे इसमें करंट जो है मान लो I है, तो सर इस पे कुछ चार्ज भी होगा, जैसे बोल देते हैं किसी टाइम t पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। सर ये करंट मैं लगा रहा हूँ इसमें KVL, ध्यान से सुनिएगा। KVL यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ केवल इस पॉइंट से। तो जैसे जाएंगे हमें पहले क्या मिलेगा, E माइनस पोटेंशियल, करंट की दिशा में जा रहा हूँ तो कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना होता है, Q बाई सी। तो सर करंट की दिशा में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा Q बाई सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग फिर से वहीं पहुंच गए। क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल होता है केवल के द्वारा जीरो होता है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q बाई सी, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी, ठीक है जी। और E हमें दे रखा है किसी भी टाइम पे कि सर जी ये जो होगा ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब आपको चार्ज यहाँ पे मिल गया टाइम का फंक्शन, तो हम क्या करेंगे सर इस चार्ज का रेट ऑफ चेंज निकाल लें, यानी कि डी क्यू बाई डी टी, मतलब कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही तो हमारा क्या हो जाएगा जी, करंट। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ई नॉट कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट बाहर, सर जी साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा टी का होगा तो क्या हो जाएगा जी, ओमेगा और टी का कितना हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी टाइम पे जो करंट होगा वो हो जाएगा ई नॉट इंटू ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट अपन में 1 बाई ओमेगा सी, फिर से ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई में ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में ये वाला जो नीचे वाला टर्म इसे हम बोलते हैं एक्सी और ये हमारे पास हो गया कॉस ओमेगा टी। तो सर जी एक्सी क्या है, तो एक्सी का सबसे पहले वैल्यू आएगा ओमेगा इंटू सी, और एक्सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस। सर ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ रेसिस्टेंस। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो ओम होगी, ठीक है ना। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ओम। एसआई यूनिट सर जी ओम। चलो तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी, और इस कॉस को मैं लिख सकता हूँ, देखना जी, साइन 90 माइनस थीटा भी हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं चाहता हूँ कि ओमेगा में से कुछ प्लस माइनस हो, ठीक है ना, ओमेगा टी, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पे क्या है जी, ओमेगा टी है, तो मैं इसको लिखना पसंद करता हूँ। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि सर जी ये हमारे पास जो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। तो थोड़ा इसको अगर मैं ढंग से लिखूं कि किसी भी टाइम पे जो सर करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2, तो ये सर जी हमारे पास आ गया क्या चीज, करंट का इक्वेशन किसी भी टाइम टी पे। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे जो आई नॉट है यह ई नॉट बाई एक्सी, और सर एक्सी क्या है, तो एक्सी है सर जी 1 अपन में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट को, तो मैंने क्या क्या किया, तो देखिएगा हमने इसमें केवीएल लगाया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ई और कैपेसिटर करंट के डायरेक्शन में जाए तो माइनस क्यू बाई सी, तो यहाँ से हमें क्यू मिल गया किसी भी टाइम पे, और जैसे मैंने उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे किसी भी टाइम पे उस सर्किट में करंट मिल गया, और उस करंट को हमने थोड़ा अच्छे से असेंबल किया, जिसमें हमें एक नया टर्म मिला एक्सी, जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी, जिसका हमने इसमें नाम रखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जस्ट लाइक रेसिस्टेंस है, एकदम इसका बिहेवियर रेसिस्टेंस के जैसा है। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी जी, ओम होगी। फिर मैंने इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब भी हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं ना, तो टी रेशियो का सेम होना जरूरी है। अगर ऊपर वाला आपका पोटेंशियल अगर साइन के फंक्शन है तो करंट भी आपका किसका होना चाहिए, साइन का फंक्शन, क्योंकि जब भी आप फेज डिफरेंस निकालोगे आपका टी रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। इसलिए मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। और सर आपने साइन 90 माइनस थीटा ना लिख के साइन 90 प्लस थीटा लिखा, क्यों, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल जो है इन और साइन ओमेगा टी है, तो मैं चाहता था ओमेगा टी में कुछ जुड़े, है ना। 90 माइनस ओमेगा टी लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा जी, 90 प्लस में थीटा, ठीक है। सारी बातें क्लियर। अब आते हैं इसके फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम पे। अब आते हैं हम इसके फेजर डायग्राम पे जी। सर इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम देखिएगा, फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों करंट और पोटेंशियल के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन। तो हमें पता है कि E जो है हमारे पास वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट हम निकाले हैं ये निकाले हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। तो चलो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो सर फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस ले रहा हूँ। तो सर जी यहाँ पे आपका हो जाएगा ई नॉट, और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है जी, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है जी कितना है, पाई बाई 2। और एक बात याद रखोगे कि जब भी हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे हम क्या लेते हैं जी, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन है। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो सर यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर ये हमारा जहां पे भी पोटेंशियल है इससे एंटी क्लॉकवाइज अगर हम 90 डिग्री आगे जाएं तो हमें कौन मिल जाएगा जी, करंट मिल जाएगा। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा करंट होता है पोटेंशियल से पाई बाई 2 लीड करता है, ध्यान रखना है। आगे कौन चलेगा, करंट, पीछे कौन चलेगा, पोटेंशियल, ठीक है जी। तो मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं कि करंट थ्रू कैपेसिटर इज lead, current through capacitor is lead by a phase of
पाई बाई 2। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होता है पोटेंशियल से कितना आगे चलता है, लीड करता है या लैग करता है। तो पहला बात तो लीड करेगा, और कितना से करेगा, पाई बाई 2 से। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक दो बातें और इसके बारे में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। सर जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आपने सिखाया XC, ये कितना होता है 1 अपन में ओमेगा सी। आपको याद होगा ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी होता है, या 2 पाई इंटू एफ होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपन में 2 पाई एफ इंटू सी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी देगा तो इसे निकाल लेंगे, ओमेगा देगा तो इसे निकाल लेंगे। सर इसका ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कराएंगे तो XC हमारा कैसे वेरी करेगा। तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि सर XC जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो XC आपका इंक्रीज करेगा। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी इसका जो ग्राफ हमें बनेगा कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सर जी XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब देख सकते हैं इसके बारे में हमने एक एक चीजें देखी कि कौन किससे लीड करता है, कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है। फिर इसका हमने फेजर डायग्राम देखा, फिर हमने इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखा। एक चीज और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वेव डायग्राम। चलिए इसका हम लोग प्लॉट करते हैं, वेव डायग्राम। ठीक है जी, तो वेव डायग्राम हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये लिया y एक्सिस और ये x एक्सिस। x एक्सिस पे टाइम रखा, y एक्सिस पे करंट और पोटेंशियल को रखा हमने। तो देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर इसका जो ग्राफ आएगा ये तो ऐसे ही आएगा साइनोसॉइडल, और जो हमने करंट निकाला है ये आया है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ क्या जी, कॉस का है। तो देखिएगा सर जहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है वहाँ पे करंट क्या होगा, मिनिमम। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऐसा। फिर सर जी यहाँ पे ये मैक्सिमम, तो ये इसका हो जाएगा मिनिमम। फिर ये इसका मिनिमम, तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम। सर ये वाला जो ग्राफ है इसका, ये हमारा करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये वाला जो ग्राफ है पोटेंशियल का है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि इसमें क्या होगा कि जब आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, और जब करंट मिनिमम होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अपोजिट पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस में चलेंगे, ठीक है जी। तो ये इसका है फेजर डायग्राम, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे प्योर, अभी एक और सर्किट बचा हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसको पढ़ने के बाद हम इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, है ना। तो उसमें सब कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सर हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और ये आपका एसी सोर्स है, E इज इक्वल टू 100 साइन 100 टी, और मान लो किसी XC दे देता है आपको 20 ओम, और पूछे फाइंड आई नॉट, दूसरा IRMS। तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सर हम जानते हैं कि जो आई नॉट होता है वो होता है ई नॉट बाई XC। ई नॉट कितना है जी 100, और XC आपको दे रखा है 20, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। सर जी IRMS हमसे पूछ रहे हो तो ये हो जाएगा 5/√2, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बना लेना है।
वैसे ही जैसे मान लो एक और एग्जांपल करा देते हैं कि सर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 25 माइक्रो फेरेड और यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है और सर इसका जो पोटेंशियल इन्होंने दिया है ये दिया है 100 साइन 10⁻⁴ t प्लस में 30। हमसे पूछते फाइंड पहला आई नॉट, दूसरा आई आर एम एस। तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सर इस बार हमें एक्सेल नहीं दिया है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक्सेल निकालना पड़ेगा, सॉरी एक्सी निकालना पड़ेगा। तो एक्सी होता है कितना जी, 1 में ओमेगा इंटू सी। सर 1 ओमेगा कितना दे रखा है जी, 10⁻⁴ इंटू सी कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶। सर इससे ये चला जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा 100, नीचे में आएगा 25, तो सर एक्सेल निकल के आएगा 4 ओम। ठीक है जी। अब हमें निकालना है क्या चीज, आई नॉट। तो आई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई एक्सी। एक्सी देखो कितना दे रखा है, ई नॉट कितना है जी 100 और एक्सी कितना है 4। तो करंट आ जाएगा हमारे पास 25 एम्पियर। हमसे पूछ रहा है आई आर एम एस, तो सर जी आई आर एम एस कितना आ जाएगा 25/√2 एम्पियर। समझे। तो इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एनसीआर सर्किट में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।